हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 14 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये यहाँ बात की जा रही है डल झील में, यानी कि जो कि श्रीनगर के अंदर स्थित है, वहां पे बात की गई है 4 डिग्री पारा और पानी में चित। तो ये भाजपा कार्यकर्ताओं की नाव यहाँ पे डूब गई है डल झील के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है डल झील और वूलर झील। इनके बारे में कई बार डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आता है कि ये कहां पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर जिला के अंदर स्थित है डल झील व वूलर झील। ये दोनों के दोनों झील जो है वो झेलम नदी का जो एरिया है उसके तहत आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डल झील किस नदी के किनारे हैं। तो झेलम नदी के किनारे हैं डल झील और वूलर झील, दोनों की दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अवस्थित है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, ये अभिनेत्री है भारत की दिया मिर्जा। तो यहां पे बात कर रही है ये। अभी आपको पता होगा कि मैं आपको बता के चुका था कि शिखर सम्मेलन जो चल रहा है, पीएम मोदी जिसको एड्रेस कर रहे थे, कल ही मैंने चर्चा की थी उसके बारे में। तो बात निकल के आ रही है कि जलवायु आपातकाल यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी। तो क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाले सबसे पहले यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, जिसने कि क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू किया था अपने यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं, जैसे कि कनाडा, बांग्लादेश, अर्जेंटीना। इन देशों ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी को घोषित किया है अपने यहाँ पर। अब क्लाइमेट जो इमरजेंसी है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मतलब एग्जैक्ट कुछ इसके लिए वर्ड नहीं है, लेकिन बात यह बताई जाती है कि पेरिस सम्मेलन 2016 के तहत जो भी देश हैं उनको जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए एमिशन जो हो रहा है उसको कम करने की जो बात की गई है उसको लेकर के अपने यहाँ पे इस प्रकार की इमरजेंसी लागू करनी चाहिए, ताकि हम जो टारगेट हैं पेरिस सम्मेलन के टारगेट उसमें फिक्स किए गए हैं, हम सभी देश पूरी दुनिया उसको मिलकर के प्राप्त कर सके। और भारत और पूरी दुनिया के अंदर ये जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की, इससे सभी को निजात मिल सके, आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको भी उसके फायदे मिल सकें। तो ये सारी बात की जा रही है। सबसे बड़ा काम किया, इस पर फोकस किया जा रहा है उत्सर्जन कम करने पर, यानी कि कार्बन एमिशन। ये पेरिस सम्मेलन की बात की जा रही है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पेरिस सम्मेलन 2016 में कितना कार्बन एमिशन कम करने की बात की गई है, कितना डिग्री कम करने की बात की गई है, जो तापमान है वो पेरिस सम्मेलन में बताया गया है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है RTGS की। तो बताया ये जा रहा है RBI ने कि RTGS अब 24/7 काम करेगा, पहले ऐसा नहीं होता था। तो RTGS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे इसके बारे में। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। और ये जो की जाती है RTGS, ये 2 लाख से ऊपर की जो भी पेमेंट्स होती हैं उनके लिए RTGS काम में आती है। इसके अलावा एक होती है NEFT, यानी किसी नेफ्ट बोलते हैं, 2 लाख से नीचे के जो पेमेंट करते हैं उसके थ्रू पेमेंट, मतलब जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं, तो उसके लिए नेफ्ट का यूज किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, NEFT नेफ्ट। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये यहाँ बात की जा रही है म्यूजिक फेस्टिवल में कथक नृत्य की बात की गई है। यहाँ पे ये जयपुर से न्यूज है ये। तो कथकली और कथक, ये दोनों नृत्य आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन कर देते हैं कई बार। तो कथकली जो नृत्य है इसका संबंध है केरल राज्य से। समझिए आप, कथक और कथकली। तो ला जो है यहाँ पे आप केरल से जोड़ लीजिएगा ला, और कथक जो है इसका संबंध है जयपुर यानी कि राजस्थान से। तो कथक नृत्य जयपुर राजस्थान से निकला हुआ 13वीं शताब्दी का ये एक नृत्य है, क्लासिकल डांस है ये। मतलब कि 8 क्लासिकल डांस है, उनमें से 2 हैं कथकली और कथक नृत्य। इसके जो प्रवर्तक हैं कथक नृत्य के, इनका नाम है भानुजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है भानुजी के बारे में। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कथक नृत्य के बारे में, और जयपुर घराना संबंधी है इससे। पेज नंबर 6 पे न्यूज है, ये बात की जा रही है MS स्वामीनाथन और MSP व्यवस्था के बारे में कि क्या चीजें चल रही हैं। आपको पता है किसान आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा भारत के अंदर आपको पता है हाईवे ब्लॉक किए हुए हैं। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। तो MS स्वामीनाथन, ये बहुत ही फेमस नाम है भारत के अंदर, MS स्वामीनाथन। अब जो समर्थन मूल्य यानी कि MSP की जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है 1966 और 67 से। आपको पता होगा हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई थी भारत के अंदर, तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसके जो कर्ता धर्ता है वो स्वामीनाथन साहब ही हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। अब आप मेरे को बताइए दुनिया में यानी कि विश्व लेवल पर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय किसको जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो MS स्वामीनाथन के प्रयास से 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, और उसी समय पर समर्थन मूल्य भी लाया गया। कारण क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का मतलब ये था कि उत्पादन को बढ़ाना है, यानी कि पैदावार बढ़ाना है। तो यदि ऐसा ना हो जाए कि पैदावार बढ़ जाए, लोगों को उसका सही मूल्य ना मिले, इसलिए इस प्रणाली को लाया गया कि एक MSP हो, एक समर्थन मूल्य हो, ताकि लोगों को कम से कम उतना पैसा मिल सके जितना उन्होंने लगाया है अपनी फसल को उगाने के लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई 1966-67 में।
अब उस समय इसमें केवल 2 फसलों को शामिल किया गया था, गेहूं और चावल, क्योंकि हरित क्रांति का मुख्य जो फोकस रहा था वो गेहूं चावल पर ही रहा था और इस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था हरित क्रांति का। इसकी पैदावार ज्यादा बढ़ गई थी हरित क्रांति आने के कारण। वर्तमान में एमएसपी में 23 फसलों को शामिल किया गया है, तो अभी काफी सारी फसल बढ़ा दी गई हैं इसके अंतर्गत, एमएसपी के अंतर्गत। अब एमएसपी जो एमएसपी के लिए सलाह देने का काम करता है, उसके लिए एक आयोग है, वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस आयोग। तो ये अपनी सलाह देता है, इसकी सलाहों को लागू करने का काम इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है एक, वो करती है कि इस पे क्या डिसीजन लेना है। फाइनल डिसीजन इकोनॉमिक अफेयर कमेटी का होता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करते हैं। तो ये जो एक बॉडी बनाई गई, ये सलाह देती है कि इस प्रकार से आप एमएसपी रखिए, और जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है वो उसका फाइनल डिसीजन लेती है। तो इस प्रकार से एमएसपी का निर्धारण होता है भारत के अंदर। अब बातें क्या की जा रही हैं, तो यहां बात ये की जा रही है कि उत्पादन की कुछ लागतें डिफाइन की हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो वो क्या लागतें, 4 बताई इन्होंने। मौद्रिक लागत, जिसे A2 इन्होंने कोड दिया है, एक A2 याद रखिए, मैं कहीं भी A2 बोलूंगा तो मौद्रिक लागत की बात आएगी। आप समझते हैं फसल उगाने के लिए, मतलब जब भी आप कोई चीजें खरीदते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ पे आप करते ही हो, तो उसको बोलते हैं मौद्रिक लागतें। आंतरिक लागतें क्या होती हैं, ये किसान द्वारा जो पारिवारिक श्रम किया जाता है, किसान के जो परिवार लोग हैं वो भी श्रम करते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है, ये आंतरिक लागतें हैं। पूंजी पर कोई उन्होंने पूंजी ली है, उस पर ब्याज दिया गया है, जो सेठ साहूकार से कोई धन लेते हैं तो उस पर ब्याज देते हैं, ये आंतरिक लागत का भाग है। भूमि के लिए लगान जो दिया जाता है, ये भी आंतरिक लागत का भाग है। तीसरा बताया गया स्थिर लागतें, ऐसी लागतें कि आप उत्पादन चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, मतलब आप कितनी भी पैदावार करो, ये तो स्थिर रहनी है, ऐसी लागतें। परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं, साधनों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। तो सरकार क्या काम करती है, सरकार करती है जो 3 नंबर पॉइंट है और 4 नंबर पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है, इनके आधार पर एमएसपी का निर्धारण करने की बात कर देती है सरकार। तो मतलब इसको लेकर के कैलकुलेट करती है और बोलती है कि आपकी इतनी एमएसपी होगी। स्थिर लागतें लेती है और परिवर्तनशील लागतें लेती है। लेकिन स्वामीनाथन आयोग ने, स्वामीनाथन साहब ने यहाँ पे बहुत एक व्यापक अपना दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने एक लागत बताई है, इसको व्यापक लागत कहा है, इसका नाम दिया है इन्होंने C2। तो C2 आप याद रखिएगा। अब C2 में इन्होंने क्या कहा है, C2 बहुत ही ज्यादा व्यापक है। यहाँ पे C2 का आप देख सकते हैं फॉर्मूला 1+2, यानी कि इन्होंने बताया है इसमें कि A2 भी इसमें शामिल होगा और आंतरिक लागतें भी इसमें शामिल होनी चाहिए। किसमें, ये C2 जो फॉर्मूला दिया है, व्यापक जो फॉर्मूला दिया है स्वामीनाथन ने, इन्होंने कहा है कि मौद्रिक लागत भी शामिल कीजिए आप, और आंतरिक लागतें जो कि किसान के परिवारजन काम करते हैं, पूंजी का ब्याज हो गया, भूमि का लगान हो गया, ये आप जो एमएसपी है उसके निर्धारण में इन दोनों फैक्टर को आप शामिल कीजिए, तो एक बेहतर प्राइस मिल सकेगा किसानों को। अब ये जो दोनों लागतें हैं, मौद्रिक लागत और आंतरिक लागतें, ये 1+2, इसके बावजूद इस पर भी 50% ज्यादा आप पे कीजिए, मतलब जो एमएसपी निर्धारित कीजिए किसानों के लिए, मतलब 1+2 तो है ही है, इसको कैलकुलेट कीजिए आप C2 के लिए, और उससे भी 50% ज्यादा निर्धारित कीजिए आप एमएसपी को, तब किसानों को बहुत अच्छा एक फायदा होगा। लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर रही है, यही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये जो 3 जो बिल आए हैं इनको लेकर के, सरकार इस चीज को लागू क्यों नहीं कर रही है, और ये एक प्रकार से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो असली बात यह है कि जो स्वामीनाथन साहब की जो एमएसपी को लेकर के रिकमेंडेशन थी, तो वही यही थी कि वो C2 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो। इसके अंदर आप ये दोनों याद रखिएगा, मौद्रिक लागत और आंतरिक लागत है। C2 और A2 आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको काफी हेल्प करेंगे। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये एक खबर है, पटवारी आज करेंगे पेन डाउन। तो पेन डाउन क्या होता है, हड़ताल के कई सारे फॉर्म होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको पेन डाउन या टूल डाउन हड़ताल भी कहते हैं। ये एक प्रकार की अहिंसक हड़ताल है, मतलब इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। मतलब पेन डाउन का मतलब ये कि आज कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ऑफिशियल जो काम होता है पटवारी लोग जो हैं, या फिर टूल डाउन जैसे कि टेक्निकल लोग जो होते हैं, टूल डाउन होता है मतलब कि अपना कोई भी टूल यूज नहीं करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार, पेन डाउन या टूल डाउन क्या होता है। तो एक प्रकार से हड़ताल होता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ओजोन थेरेपी की। तो कोरोना मरीज जो है उनको ओजोन थेरेपी के तहत सही किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओजोन थेरेपी, इसके बारे में आइडिया इसलिए होना चाहिए क्योंकि नई प्रकार की थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है इलाज के लिए। तो बीमारी को सही करने के लिए ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है ओजोन थेरेपी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है पूरा का पूरा। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है,
ये बात की जा रही है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जज हैं वंदना कसेरकर, इनका अभी निधन हो गया है। कोरोना से पॉजिटिव हो गई थी, उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ गया और फिर इनकी तबीयत खराब होने के बाद ज़्यादा खराब हो गई और इनकी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कोरोना कितना खतरनाक है कि किसी को भी नहीं छोड़ता है कोरोना, तो इससे बचाव जरूरी है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।